आज का शीर्षक है मेरी कल्पना का आदर्श समाज कैसा हो। साथियों, यदि आप में से कुछ सज्जन जाति प्रथा के कारण समाज में पैदा हुए बुरे प्रभावों की दुखदाई कहानियां सुनते सुनते थक गए हों तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। यह कोई नई बात नहीं है, इसलिए अब मैं इस समस्या के रचनात्मक पक्ष की ओर आता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह सवाल पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के खिलाफ हूं तो मेरी दृष्टि में एक आदर्श समाज क्या है। मेरा आदर्श समाज एक ऐसा समाज होगा जिसकी नींव आजादी, बराबरी और भाईचारे पर आधारित हो। और ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? भला भाईचारे के खिलाफ किसी को क्या ऐतराज हो सकता है? मेरे विचार में कोई ऐतराज नहीं हो सकता। इससे अलग मैं किसी अन्य समाज की कल्पना भी नहीं कर सकता। एक आदर्श समाज गतिशील होना चाहिए। यह ऐसे तरीकों, मार्गों व साधनों से भरपूर होना चाहिए ताकि एक भाग में होने वाले परिवर्तन दूसरे भाग में पहुंचाया जा सके। एक आदर्श समाज में भले के लिए ऐसे कई आपसी हित होने चाहिए जिनका आपस में जानबूझकर आदान प्रदान हो और जिनमें सभी भाग लें। कई तरह की रुचियां होनी चाहिए जो सहर्ष दूसरों तक पहुंचाई जाएं और उनसे विचार विमर्श किया जा सके। समाज में दूसरे संगठनों के रिवाजों, विचारों व व्यक्तियों के साथ निरंतर संपर्क व संवाद बना रहना चाहिए। बेरोक टोक मेल मिलाप होने चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो वहाँ एक समाज फैलाव होना चाहिए। यह भाईचारा है जो लोकतंत्र का एकमात्र दूसरा नाम हो सकता है। लोकतंत्र केवल सरकार का स्वरूप मात्र नहीं है, यह बुनियादी रूप से संगठित व सामूहिक जीवन जीने तथा संयुक्त रूप से बातचीत के अनुभव प्राप्त करने का एक तरीका भी है। लोकतंत्र का निचोड़ है अपने लोगों के लिए आदर और इज्जत का ढंग। क्या आजादी के लिए किसी को ऐतराज हो सकता है? कुछ लोग समाज में स्वतंत्र रूप से आवागमन के अधिकार का विरोध करते हैं, जिसका अर्थ है जीवित रहने व काम करने के अधिकार का विरोध। आजादी जिसका अर्थ होता है परिवार के लिए, भरण पोषण के लिए, संपत्ति रखने और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, रोजी कमाने के लिए जरूरी वस्तुओं को रखने का अधिकार हो। यहाँ आजादी का कोई विरोध नहीं है, तो फिर किसी व्यक्ति की क्षमता को प्रभावी और सही ढंग से उपयोग में लाकर लाभ उठाने की आजादी क्यों नहीं दी जाए? जात पात का पक्ष लेने वाले जो जीवन, शरीर और संपत्ति के अधिकार को ही आजादी मानते हैं, वे आजादी के इस स्वरूप को कतई स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इससे व्यक्ति को अपनी रोजी रोटी के लिए कोई भी अपनी रुचि का पेशा चुनने की आजादी आ जाती है। लेकिन इस प्रकार की आजादी पर ऐतराज व विरोध करना गुलामी को हमेशा के लिए कायम रखना है। गुलामी का मतलब यह नहीं है कि किसी को कानूनी रूप से अपने अधीन बना दिया जाए। इसका मतलब समाज की वह स्थिति है जिसमें कुछ लोग दूसरों द्वारा दिए ऐसे आदेश मानने पर मजबूर कर दिए जाते हैं जिससे उनके व्यवहार व रहन सहन पर अंकुश व रोक लगाते हैं। यह स्थिति वहाँ भी पाई जाती है जहाँ कानूनी रूप से गुलामी नहीं है, जैसा कि जाति प्रथा में होता है, या वहाँ भी पाई जाती है जहाँ कुछ लोगों को पहले से ही निर्धारित हेय काम करने पर मजबूर किया जाता है जो उन लोगों ने अपनी इच्छा से नहीं अपनाए होते हैं। क्या समाज में समानता पर भी किसी को आपत्ति हो सकती है? दरअसल यह फ्रांस की क्रांति का सबसे अधिक बहस का विषय और प्रबल विरोधी नारा था। समानता के खिलाफ दावे में दम हो सकता है और लोगों को यह स्वीकार करना पड़ सकता है कि सभी लोग बराबर नहीं हो सकते, लेकिन इससे क्या मतलब? समानता का विचार चाहे काल्पनिक ही हो, लेकिन फिर भी शासन करने के लिए इस विचार को एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की शक्ति 3 बातों पर निर्भर करती है। पहला, शारीरिक वंशानुगत, दूसरा सामाजिक विरासत या समाज द्वारा दी गई पक्की जायदाद अर्थात माता पिता द्वारा पालन पोषण, शिक्षा, वैज्ञानिक ज्ञान को अर्जित करना और अन्य सब कुछ जो एक व्यक्ति को किसी अज्ञानी के मुकाबले में अधिक योग्य बनाती है। और अंत में तीसरा, उसके अपने प्रयास। इसमें कोई शक नहीं है कि इन तीनों बातों में मनुष्य बराबर नहीं है, लेकिन इसीलिए गैर बराबरी का व्यवहार करें क्योंकि वह हमारे बराबर नहीं है। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब समानता के विरोधियों को देना पड़ेगा। व्यक्ति विशेष के रूप में यदि किसी के प्रयास बराबर नहीं है तो उसके साथ गैर बराबरी का व्यवहार किया जा सकता है। हर व्यक्ति की शक्ति व
क्षमता को पूरी तरह से विकसित करने के लिए उसे पूरा सहयोग व अवसर दिए जाने चाहिए। लेकिन यदि पहले दो कारणों से किसी व्यक्ति को असमान मानकर उसके साथ असमानता का व्यवहार किया जाए, जैसा कि किया जाता है, तो उसका क्या परिणाम होगा बहुत स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति ही आगे बढ़ने की प्रतियोगिता की दौड़ में चुने या जीत जाएंगे, जिनके पक्ष में जन्म, शिक्षा, पारिवारिक प्रतिष्ठा, व्यवसायिक संबंध तथा पुरखों से विरासत में मिली संपत्ति होगी। लेकिन ऐसी स्थिति में योग्य व्यक्ति का चुनाव नहीं होगा, बल्कि विशेष अधिकार प्राप्त व्यक्ति का ही सिलेक्शन होगा। इसीलिए जो ताकतें तीसरी श्रेणी के लोगों के साथ असमानता की बात करती हैं, वे ही ताकतें यह मांग करती हैं कि पहली दो श्रेणी के लोगों के साथ जहां तक हो सके समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। दूसरी ओर उसका उल्टा यह आग्रह किया जाता है कि सामाजिक संगठन के लिए यह लाभप्रद है कि उसके ज्यादातर सदस्यों का सहयोग मिले। तो यह तभी संभव है जब उनके साथ दौड़ की शुरुआत से ही जहां तक हो सके बराबरी का व्यवहार हो, अर्थात समाज में एक सदस्य से अच्छा लाभ तभी लिया जा सकता है जब उसे बराबर बना दे। यही एक कारण है जिसकी वजह से हम समानता को अस्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा कारण यह भी है कि क्योंकि हमें समानता को स्वीकार करना चाहिए, एक सत्ताधारी व्यक्ति या राजनीतिज्ञ को आए दिन कई लोगों से मिलना पड़ता है। उसके पास ना तो इतना समय होता है और ना ही यह जानकारी कि वह हर व्यक्ति को अलग अलग पहचाने और उसके अनुसार ही व्यवहार करे, अर्थात हर व्यक्ति की आवश्यकता, उद्देश्य या उसकी योग्यता या क्षमता के अनुसार उससे व्यवहार करे। किसी के साथ चाहे कितना भी न्यायपूर्ण, निष्पक्ष व सद्व्यवहार किया जाए, फिर भी इतनी विशाल जनसंख्या अर्थात मानवता को अलग अलग वर्गों में बांटना संभव नहीं है। इसीलिए सत्ताधीश को सीधा साधा नियम अपनाना चाहिए और वह यह है कि सभी के साथ समान व्यवहार हो। सिर्फ इसीलिए नहीं कि वे सब एक समान हैं, बल्कि इसलिए कि उनमें वर्गीकरण या श्रेणी के आधार पर बंटवारा संभव नहीं है। समानता का सिद्धांत स्पष्ट तौर से एक भ्रम है, लेकिन यह सब कुछ होते हुए भी यही एक रास्ता है जिससे कोई सत्ताधारी राजनीतिज्ञ राजनीति में आगे बढ़ सकता है, क्योंकि राजनीति पूरी तरह से एक व्यवहारिक काम है जिसकी परीक्षण की कसौटी भी पूरी तरह से व्यवहारिक होती है। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।